पूरे दलाल स्ट्रीट का अगर एक ऐसा स्टॉक और एक ऐसा ब्रोकिंग हाउस है जिसने तहलका मचा रखा है चार्ट्स पर, वो है एंजल ब्रोकिंग। दिनेश ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं सीएमडी एंजल ब्रोकिंग के और पिछले 3 दशक से बहुत ही बखूबी बाजार से जुड़े हुए हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका। शानदार नतीजे थे जो आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। बताइए, कौन सी 2 अहम बातें आपको पसंद आई अपने नतीजों में और वो आपको आगे और मजबूती से काम करती हुई दिखती हैं एंजल के बिजनेस में? तो एक तो एंजल ने अपना मॉडल काफी चेंज कर दिया, टोटल डिजिटल हमने कर दिया। तो मैं कहूंगा कि ये एक सबसे एक प्राइम इंजन है जिसने एनेबल किया है ताकि क्लाइंट जितने हमारे टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 बियॉन्ड से आ रहे हैं उनको हम अक्वायर कर सकते हैं। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इनोवेशन था और काफी वक्त लगा हमें उस एक्विजिशन इंजन को ऑप्टिमाइज करने में। और आप दूसरी बात देखोगे कि ये जो ऐप है इतना इजी है यूज करना। आप जो लोगों को शेयर बाजार का ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए भी काफी इजी है समझना कि कैसे बाय करना, कैसे सेल करना है। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी पहले नहीं होती थी इंडिया में। सिर्फ अर्बन टीयर 1 जो नॉलेजेबल पीपल थे वो ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे। अब आप देखोगे बिकॉज ये मोबाइल की पेनिट्रेशन और ये जो डेटा पैकेज की अवेलेबल और ये मोबाइल ऐप जो ब्रोकरेज के ऐप जो बने डिजिटल ब्रोकर्स के इतने आसान बने हैं ताकि फोन के आप स्क्रीन पे हर चीज वो कर सकते हो। एजुकेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट हो सकती है, एजुकेशन रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकती है, रिकमेंडेशन जो स्टॉक के दे रहे हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हो सकती है। तो ये सारे चीजेस ने काफी ये लैंडस्केप चेंज कर दिया है। जी जी जी। और उस वजह से आप देखिए, पहली तिमाही में आपने 12 लाख कस्टमर्स जोड़े। ठक्कर साहब, दूसरी तिमाही कैसी लगती है? कहाँ आपको मोमेंटम दिख रहा है? कौन कौन से सेगमेंट्स में आपने मार्केट शेयर जीता है और कहाँ आपको लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा एंजल ब्रोकिंग का? तो फर्स्ट तो अपने ये पीक मार्जिन की इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। तो वहां पे कंसर्न ये है कि क्लाइंट लोग का एक्सपोजर मार्केट में कम होगा और कुछ हद तक क्लाइंट का एक्सपोजर कैश मार्केट में कम हुआ है, उनका टर्नओवर कम हुआ है। पर क्योंकि हम उनको चार्ज पर ऑर्डर करते हैं तो रेवेन्यू में इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है। बट क्लाइंट की तरफ से देखोगे मुझे लगता है और एक इंस्टॉलमेंट बाकी है पीक मार्जिन का, वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देख सकते हैं ऑर्डर में, एडीटीओ में। बट जैसे अब मार्केट को आपको सीखना है तो आपको बड़े बड़े एक्सपोजर नहीं लेने हैं। तो ये पीक मार्जिन क्या करेगा, ये क्लाइंट को सिखाएगा कि मार्केट में कैसे बने रहना है। और जैसे आप बने रहोगे तो कहाँ ना कहाँ पे आप सीखोगे ऑप्शन में कैसे ट्रेड करने हैं, इक्विटी में कैसे ट्रेड करने हैं। तो मुझे लगता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, लाइफ टाइम रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर इंक्रीज हो जाएगा। बट मे बी नीजक रिएक्शन जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा जब इंप्लीमेंट हुआ था दिसंबर में, फिर मार्च में, फिर जून में, तो नीजक रिएक्शन आता है रेवेन्यू में। बट क्योंकि कस्टमर बेस इतना जोर से बढ़ रहा है तो ओवरऑल हमारे रेवेन्यू ड्रॉप नहीं हो रहे। पर मुझे क्या लगता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है बिकॉज ऑफ पीक मार्जिन इम्प्लीमेंटेशन उनको ज्यादा वक्त मिल रहा है ये मार्केट सीखने का। ये ओवरऑल क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। ठक्कर साहब, आपने जो बात बोली ना कि क्लाइंट एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और वाकई अगर आप देखें इस नए बदले रिजीम में वो अपने आप को अगर आप देखें ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने कहा कि कैश में थोड़ा सा अगर आप देखें डिप आया है, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप देखें कि इंक्रीज़ आया है। ये सर जो क्लाइंट एडिशन हुआ है बीते 6 महीने में, ये कौन से एज ग्रुप का है? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा और उसका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे एग्जैक्टली ये। नए कस्टमर आ रहे हैं उनका एज ग्रुप कम है, ये मिलेनियल है, जेन जी भी एंटर कर रहे हैं। तो जो एवरेज क्लाइंट की एज जो हमारे पास आती थी करीबन 34-33 होती थी और इस क्वार्टर में ड्रॉप होकर 29 है। तो क्या हो रहा है, जो यूथ है जिनको पहले अपना ये पता नहीं था मार्केट में कैसे एंटर करे, कैसे अपना ये ट्रेड हो सकता है, वो मोबाइल पे भी काफी कंफर्टेबल हो गए। तो धीरे धीरे हम जो देख रहे हैं कि जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की वो आ रही है। अब जैसे अपना उनके पास टिकट साइज उनकी कम है
तो कैश में जैसे ये मार्जिन की इम्प्लीमेंटेशन हुई है तो उनके एक्सपोजर्स कम हो गए। तो वही लोग अभी ट्राई कर रहे हैं ऑप्शन में कम इन्वेस्टमेंट में कैसे ये मार्केट समझे, उनको निफ्टी लेना है या बैंक निफ्टी लेना है जो कि अपने आप में एक पोर्टफोलियो है, बट वो कोशिश करते हैं उनके कॉल लेकर अपना ये उसकी तेजी एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो नया यूथ है उनका अप्रोच बिल्कुल अलग है, उनको मार्केट समझना भी है, ट्रेड भी करना है और लिवरेज भी कम लेना है, यानी कि अपने टिकट साइज बढ़ाना नहीं है। तो ये यूथ 28 से 32 के एज का है। दे आर कमिंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 मेजोरिटी। जैसे हमारे लास्ट क्वार्टर में 92% पीपल केम फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 एंड बियॉन्ड। तो एज के हिसाब से 28-32, टीयर के हिसाब से 3 and 4 और गुड एजुकेशन लेवल, बिकॉज जब भी वो कोई हम कंटेंट डालते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से एक्ट भी कर सकते हैं। अभी बात हुई इक्विटी की और आपने कहीं ना कहीं इस एज ग्रुप जो कि नीचे आया है पिछले 6 महीने में उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। सर, कमोडिटीज़ का रुझान कैसा रहा बीते 6 महीने में? कमोडिटीज सेगमेंट में सर कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया इस क्वार्टर में और कमोडिटीज सेगमेंट में आपका आउटलुक क्या है आगे चलकर? जो कमोडिटी में ये यूथ जो है ना इतना एक्टिव नहीं है जितना कि इक्विटी में है। तो कमोडिटी में पीक मार्जिन के हिसाब से वॉल्यूम काफी इम्पैक्ट हुए। उसमें काफी ओल्ड ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं जो पहले से ही ये एक कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, कमोडिटी में इम्पैक्ट फिर भी थोड़ा बहुत है बट इक्विटी में कम है। बट ये जो ग्रुप है यूथ है उनको इक्विटी ज्यादा पसंद आ रहा है। जी अच्छा, एक बार बताइए ठक्कर साहब, ये तो मेन प्लेन वैनिला ब्रोकिंग है आपकी जो लगभग 2 करोड़ रुपए रोज आपने कमाई पहली तिमाही में। आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, थर्ड पार्टी रीसेलिंग जिसे कहते हैं। क्या वो बिजनेस भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ता हुआ दिखा पिछली तिमाही में? और अगर हाँ तो ये आगे आने वाली 2-3 तिमाहियों में कहाँ जाता हुआ दिखता है आपको? ये जो बाकी के जो एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लेंडिंग वगैरह, ये अभी भी काफी हद तक फिजिकल है। तो उनके लिए बराबर ऐप की जर्नी बनाना और उसमें मैन्युफैक्चरर का सपोर्ट लेना, उसमें लगभग मुझे लगता है और 2 क्वार्टर लगेंगे। इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, एक मल्टी फंक्शनल ऐप बनाएंगे, सुपर ऐप बनाएंगे जो कि ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बनने का, और 2 या 3 क्वार्टर में वो ऐप इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, जिसमें जो भी हमारे क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग के लिए आते हैं वो उसी ऐप पे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लेंडिंग प्रोडक्ट ले सकेंगे। इसमें सिर्फ लेने की बात नहीं, एक्सेस नहीं दे रहे, उनको इंटेलिजेंस भी देंगे कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट राइट है। तो धीरे धीरे मुझे क्या लगता है कि ये जो यूथ है वो बहुत कंफर्टेबल है मोबाइल पे सब अक्वायर करना, बट उनके लिए डिफरेंट ऐप पे जाना और हर एक की अलग अलग जर्नी समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। आज भी हमारे पास 2 ऐप है, एक म्यूचुअल फंड के लिए थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए, एक एंजल ब्रोकिंग जो स्टॉक मार्केट के लिए है। जो हम क्लाइंट एक्वायर करते हैं हम लोग ब्रोकिंग के लिए, तो उसी कॉस्ट पे हमको लगता है अगर हम ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेल कर पाएंगे तो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल होगा और क्लाइंट के लिए भी कन्वीनियंट होगा। तो ये 2 या 3 क्वार्टर के बाद में हम एक मल्टी फंक्शनल ऐप इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम सुपर ऐप कहते हैं। तो वो इंट्रोडक्शन के बाद में हमारा फोकस रहेगा कि थर्ड पार्टी